दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे थे फर्स्ट ईयर का, उसका पहले भाग का वीडियो हम लोगों ने बना दिया था। ये दूसरे भाग का वीडियो है। चैप्टर का नाम सोल्डरिंग, केबल तथा प्रतिरोध के नियम है। तो पिछली वीडियो में हमने सोल्डरिंग आयरन वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा था। अब आज की वीडियो में कुछ और टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है? रजिस्टर जो होता है वह एक रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, इस तरह से यह हमारा रेजिस्टेंस ही होता है। बस यह क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी तरह यह भी होता है। यह एक स्थायी मान का प्रतिरोध होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वह परिवर्तित नहीं होती है, फिक्स रहती है। अगर वह 10 ओम का है तो 10 ओम ही रहेगा, मतलब स्थिर मान का प्रतिरोध होता है, जिसका प्रयोग विद्युत की सर्किट में करंट को नियंत्रित करने के लिए हम करते हैं। कोई भी विद्युत की सर्किट है, मान लीजिए यह हमारा बल्ब है, ठीक है। अब इसमें हमने मान लीजिए 220 वोल्ट दिया, ठीक है, या कोई भी चीज़ दिया। अब क्या है कि हो सकता है यह जो बल्ब है हमारा, यह बल्ब कम वाटेज का हो। वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है, वोल्टेज हमारा ज़्यादा है, और बल्ब हमारा मान लीजिए कि 50 वाट का ही है। तो क्या होगा? वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण से यह बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा। कैसे? कभी अब आप सुनते होंगे गांव वगैरह में, अब तो कम हो गया है, कि बोलते हैं कच्चा बल्ब। तो कच्चा बल्ब जो होता था वह 60 वाट का होता था। तो यह क्या होता था कि यह रोशनी तो बहुत देता था। वहाँ पे क्या है कि वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली गांव वगैरह में वोल्टेज बहुत कम आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो वोल्टेज है जो 220 की जगह पर ये मान लीजिए 150 वोल्ट ही आ रहा है या 140 वोल्ट ही आ रहा है, तो वोल्टेज कम हो गया। वोल्टेज कम होने की वजह से यह 60 वाट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बल्ब बहुत तेज ग्लो होता है, बहुत तेज़ी से ही जलता है। लेकिन जहाँ पर वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर यदि आप इस बल्ब को लगाते हैं तो वह बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाएगा। कारण यही है कि वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण से यह बल्ब उस चीज़ प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको इस बल्ब को जलाना ही है, तो आप क्या करेंगे? या जैसे कि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे झालरें होती हैं, जो दीपावली वगैरह में झालरों का उपयोग किया जाता है, तो ये झालरें कैसे चलती हैं? झालर में बल्ब जो होती है वो तो बहुत छोटी सी बल्ब होती है, ठीक है, बहुत कम वोल्टेज की बल्ब होती है, लेकिन हम वोल्टेज कितना देते हैं उसमें? 220 वोल्ट पूरा का पूरा देते हैं। तो नॉर्मली तो वह झालर हमारी फ्यूज हो जानी चाहिए, वह बल्ब हमारा फ्यूज हो जाना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। क्यों? कारण यही होता है कि यहाँ पर क्या है कि एक साथ कई सारे बल्बों को जोड़ दिया जाता है। 50 बल्ब हैं, 100 बल्ब हैं, 200 बल्ब हैं, इस तरह से जोड़ दिया जाता है। बहुत लंबी लरी पूरी बना दी जाती है, इसीलिए उसको झालर भी बोलते हैं। लेकिन जो झालर होती है उसमें एक चीज़ और ख़ास होती है। अगर आपने देखा हो कि जितने बल्ब होते हैं वो सारे के सारे सीरीज में होते हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान दिया होगा। मतलब एक बल्ब का एक सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरे से, दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा तीसरे बल्ब के पहले सिरे से, मतलब देख लीजिए इस तरह से सीरीज बनता है। इस तरह से ना इस तरह से हमारा बल्ब होता है। जो झालर होती है इसमें सिंपल ये होता है, ऐसे आप जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा सप्लाई देने के लिए हो जाता है। यहाँ पर हम फेज दे देते हैं और यहाँ पर हम न्यूट्रल दे देते हैं, हमारा झालर जल जाता है, ठीक है, बल्ब हमारा ग्लो करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने यह चीज़ ज़रूर देखी होगी कि यह सीरीज में लगा होता है। दोनों मतलब करंट का जो रास्ता है ना वह एक ही होता है, अलग अलग रास्ते नहीं होते हैं। जैसे कि यह सीरीज है और पैरेलल क्या है, ये हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा पैरेलल। अब यहाँ पर हम फेस न्यूट्रल देंगे तो ये हमारा पैरेलल सप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, करंट के रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ से भी इसमें जा रहा है, इसी में इधर से भी जा रहा है, इधर से इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो यह पैरेलल सर्किट हो गई। इसमें क्या है कि कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक साथ सारे बल्बों में ही करंट जाएगी, मतलब एक के माध्यम से ही गुजर करके, मतलब करंट गई इसके माध्यम से, फिर इसमें गई, फिर इसके माध्यम से इसमें गई, इसके माध्यम से इसमें गई, मतलब एक ही रास्ता होता है। इसमें करंट का भी रास्ता एक ही होता है, वोल्टेज का भी एक ही रास्ता होता है।
यहां पर क्या होता है कि जितने बल्ब लगेंगे उनकी वजह से जो वोल्टेज है वह ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब बल्ब जो है आराम से जल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर यही सीरीज की जगह पे पैरेलल में लगा दें तुरंत बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा। सारे बल्बों को यदि हम पैरेलल में लगा दें तो तुरंत बल्ब फ्यूज हो, क्यों? क्योंकि वोल्टेज का जो बल्ब है हमारा उसकी वोल्टेज कम है। तो वही चीज़ यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अगर हम सिंगल एक बल्ब लगा दें 50 वाट का और 220 वोल्ट की सप्लाई दे दें तो हमारा बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, मतलब कुल मिला करके यहाँ पर क्या है कि हम रजिस्टेंस को बीच में डाल दे रहे हैं। बल्ब तो हम इतने सारे जला रहे हैं लेकिन हर बल्ब का अपना रेजिस्टेंस है, तो टोटल कुल मिला करके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या पूरा का पूरा रेजिस्टेंस मान लीजिए 200 वाट का हो जा रहा है या 400 वाट का हो जा रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, सारे बल्ब जलते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक ही बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ पर 220 वोल्ट जाएगा तो बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर अब इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें एक रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और वो रजिस्टेंस हमारा सीरीज में ही होगा, क्योंकि जो सप्लाई का जो रास्ता हो इस करंट, इस जो रजिस्टेंस हमारा उसके माध्यम से ही बल्ब में जाए। तो उससे क्या होगा कि जितनी एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी वह यह ड्रॉप करा देगा रजिस्टेंस हमारा। ठीक, अब मान लीजिए इस बल्ब को जलाने के लिए हमें 40 ओम का प्रतिरोध चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारा बल्ब जो है वह तो मान लीजिए 10 ही ओम का है, अब 40 ओम का हमें प्रतिरोध चाहिए, तो यह 30 ओम का हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो जब यह 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वोल्टेज को यह ड्रॉप करा देगा, और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से अब 10 वोल्ट ही यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये 10 ओम का प्रतिरोध हुआ तो जितना उसको ज़रूरत है, मान लीजिए इसको जलने के लिए 10 ओम का इसका प्रतिरोध है और इसको जलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए मान लीजिए वह 40 वोल्ट ही चाहिए, तो बाकी का जो वोल्टेज होगा वो यह ड्रॉप करा देगा और केवल 40 वोल्ट ही सप्लाई इसमें जाने देगा, जिससे कि बल्ब हमारा लगातार जलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के इतना समझाने का मतलब यही हुआ कि जो रजिस्टर होता है वह एक स्थिर मान का प्रतिरोध होता है और करंट को नियंत्रित करता है। करंट को यहाँ पर वोल्टेज को नियंत्रित करता है, करंट को भी नियंत्रित करता है, दोनों चीज़ों को वो नियंत्रित करता है। या करंट के फ्लो होने के दौरान जो पैदा हुई गर्मी होती है, जो मतलब निश्चित बात है जब कहीं पर भी करंट फ्लो होगा, आप देखते भी होंगे किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जब भी करंट का फ्लो होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो गर्मी पैदा होने लगती है, हीट पैदा होने लगती है। अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है ना तो वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। मान लीजिए 1 स्क्वायर mm का तार है और इस स्क्वायर mm के तार से आपने क्या किया कि बड़ा कोई मोटर चला दिया, मान लीजिए 5 HP की मोटर चला दी। अब 5 HP की मोटर चलाने की वजह से इसका रेजिस्टेंस तो ज़्यादा हो गया। अब कंडक्टर जो आपने यूज किया है वह 1 स्क्वायर mm का है। अब यहाँ पर क्या है कि करंट बढ़ने की मतलब चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे करंट जो है हमारा बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ने की वजह से यह जो हमारा चालक है वह हीट होने लगेगा। ठीक है, तो मतलब मिला करके कि करंट के फ्लो होने से ही जो हीट जनरेट होती है, कभी भी वोल्टेज के फ्लो होने से कभी भी जो हीट जो है वो जनरेट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो यह हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, जब इसमें जब करंट का फ्लो होगा तो निश्चित बात है इस कंडक्टर में जो हीट है वह जनरेट होगी ही होगी। और इस हीट को ख़त्म करने के लिए, मतलब जितना हीट हो रहा है उस हीट को ख़त्म करना मतलब सहना, मतलब जो भी मान लीजिए यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो यह जो रेजिस्टेंस है, यह मैंने बताया ना आपको कि जो यहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा है उस करंट को भी सहने की इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए और हीट को भी सहने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा तुरंत यह रेजिस्टेंस हमारा उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम लगाएं, गर्मी सहने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ये रजिस्टर जो होता है वह यूरिका, नाइक्रोम वगैरह के बनाए जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों रजिस्टर के विषय में जानकारी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है रेओस्टेट। रेओस्टेट क्या होता है? देखिए, रेओस्टेट यह एक अस्थायी मान का प्रतिरोध होता है।
रजिस्टर जो होता है एक स्थायी मान का प्रतिरोध होता है, इसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर ये 10 ओम का है तो 10 ही ओम का है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो हमारा रेओस्टेट होता है यह एक अस्थिर मान का प्रतिरोध होता है। अस्थिर मान का प्रतिरोध मतलब मैंने आपको बताया था ना सिंबल में, यह हमारा अस्थायी मान का प्रतिरोध हो गया। यहां पर यदि हम फेस देंगे तो हम यहां से फेस लेंगे, यहां पे हमें फेस मिलेगा, ना कि यहां पे फेस मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, हम यहां पर यदि फेस देते हैं तो यहीं पे हमें फेस मिल जाएगा। लेकिन यहां पर हम यहां पर फेस देंगे और हमें फेस यहां पर मिलेगा। अब होगा क्या कि यह तो फिक्स हो गया हमारा प्रतिरोध का रास्ता, लेकिन चूंकि अस्थिर मान का प्रतिरोध है, इसके ऊपर एक कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है। वह क्या करता है कि एक यहां पर एक चक्री होती है, उस चक्री को हम घुमाते रहते हैं, उससे क्या होता है यह आगे पीछे कार्बन ब्रश होता रहता है। अब देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होगा तो इसके अंदर प्रतिरोध जरूर होगा, ठीक है। अब प्रतिरोध यहां से ले करके यहां तक के बीच में मेन जो प्रतिरोध, इधर तो चालक ही है, कंडक्टर ही है, सिंपल से एक तार लगा दिया जाता है, बीच में ही रेजिस्टेंस होता है। अब यह रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारा 10 ओम का हमारा यह रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक। अब यहां पर मान लीजिए इस जगह पर आप देखेंगे तो 0 रेजिस्टेंस रहेगा, यहां पर 0 रेजिस्टेंस रहेगा। यहां पर मान लीजिए 1 ओम हो जाता है, यहां पे 2 ओम हो जाता है, यहां पे 3 4 5, इस तरह करते करते लास्ट में हमारा 10 ओम का प्रतिरोध हो जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे रेजिस्टेंस का जो है मान वह बढ़ता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि कहीं पर आपको जरूरत है केवल और केवल 3 ओम के रेजिस्टेंस की। अब वहां पर अब आप सीधे सीधे, अब जैसे ये आपका फिक्स अगर प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, तो क्या करेंगे आप कि 10 ओम का है तो 10 ही ओम का आपको लगाना पड़ेगा। अब आपको जरूरत कितनी है, केवल और केवल 3 ओम की जरूरत है, तो वहां पर आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, तो इस जगह पर रेओस्टेट का उपयोग किया जाता है। अब आपको 3 ओम की जरूरत है तो आप सीधे इसका जो चक्री है उस चक्री को घुमा करके आप केवल और केवल 3 ओम के रेजिस्टेंस पे ले आएंगे। उससे क्या होगा कि केवल 3 ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट में जाएगा और आपकी जो जरूरत है वह फुलफिल हो जाएगी, और जितना वोल्टेज ड्रॉप होना है उतना वो वोल्टेज ड्रॉप करा देगा। मतलब यह आपकी जरूरत के अनुसार एडजस्ट करके सर्किट को मेंटेन कर लेता है। तो रेओस्टेट जो होता है यह एक अस्थायी मान का प्रतिरोध, इसमें क्या होता है बहुत सारा मतलब आप देखेंगे कि आगे इस तरह से बहुत सारे जो है चालक, मतलब जो कंडक्टर होता है वो गोल गोल बनाया हुआ होता है और इसके ऊपर एक कार्बन ब्रश रखा हुआ होता है और उस चक्री को हम घुमाते रहते हैं। घुमाने से ही मान लीजिए यहाँ से सेम ऐसी चीज़ है, यहीं पे इसको घुमाएंगे जब तो यह रेजिस्टेंस जो है बढ़ता 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 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये घटता 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 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा रेओस्टेट होता है या एक अस्थिर मान का प्रतिरोध होता है। इसका हम प्रयोग आवश्यकता अनुसार, जहाँ पर भी हमें संपर्क बिंदु होगा वहाँ पर हमको मतलब 3 ओम का जरूरत है तो वहीं पर हम ला करके इसको सेट कर देंगे और वह काम करने लगेगा। यह करंट में के कारण जो भी गर्मी पैदा होती है उसको सहने की इसके अंदर ज़्यादा क्षमता होती है। इसके अंदर तो क्षमता कम होती है लेकिन इसके अंदर ज़्यादा क्षमता होती है। क्यों? कारण यही होता है कि यह बड़े मान का प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस में, ये रेओस्टेट में। इसमें मान लीजिए 10 ओम तक का इसकी अंदर क्षमता है, अब आप 3 ही ओम पर उपयोग कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा हो गई ना, इसलिए यह ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और यह ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता का होता है। तो यह हो गया हमारा रेओस्टेट। उसके बाद पोटेंशियल डिवाइडर। अब पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? जब कोई प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोध है, अब हमें यहां पर हमें बल्ब जलाना है, यहां पर हमने बल्ब लगा दिया, अब यहां पर हमने फेस दे दिया और यहां पर हमने न्यूट्रल दे दिया। अब बल्ब या किसी सर्किट में डाल दिया गया। अब यह रेजिस्टेंस क्या करेगा कि यहां पर इस जगह पर बल्ब को जलाने के लिए मान लीजिए 40 वोल्ट की ज़रूरत है तो यह बल्ब हमारा जल जाएगा। अब टोटल हम दे के ना रहे, हमारे पास हाई कितना वोल्टेज, हमारे पास वोल्टेज मान लीजिए 220 वोल्ट की है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम
बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस क्या करेगा, सारे वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा, केवल और केवल इस जगह पर 40 वोल्ट ही बचाएगा। तो वो क्या, उससे क्या होगा बेनिफिट हमें कि यहां पर 220 वोल्ट दिया, यहां पर हमें 40 वोल्ट मिला, तो 220 माइनस 40 तो 0 कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 180 वोल्ट का पोटेंशियल डिवाइडर हो गया ये, मतलब 180 वोल्ट इसने खत्म कर दिया, बाकी केवल 40 वोल्ट बचा, वो इस बल्ब को जला देगा। तो जब कोई प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए कहीं पर भी प्रयोग किया जाता है तो वह पोटेंशियल डिवाइडर होता है। उसके बाद अगला है वायर बाउंड प्रतिरोध। वायर बाउंड प्रतिरोध, यह जो हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध होता है, यह किसी भी इलेक्ट्रिक कार, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो होता है यह टंगस्टन वगैरह का बनाया जाता है या अर्धचालक के तारों से इसको बनाया जाता है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को, तो यह सेमीकंडक्टर वगैरह से इसको बनाया जाता है। इसका जो प्रयोग है वह मोटर में करते हैं, जनरेटर में करते हैं, ठीक है, मतलब जनरेटर में रेगुलेटर के लिए करते हैं, मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस, उसमें जो वोल्टेज वगैरह को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, पंखे के रेगुलेटर में, जो हमारा पंखा होता है उसके पंखे में क्या होता है, इस तरह से होता है ना हमारा पंखा, पंखे का रेगुलेटर। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह से हम सीधे फेस दे देते हैं और ये उठा करके हम सीधा पंखे को ले जाकर लगा देते हैं, ठीक है, ये पंखे को हमने लगा दिया। अब जब हम इसकी चक्री के सेम यही चीज़ होता है, जो रेओस्टेट होता है सेम उसी तरह से ही जो हमारा पंखे का जो रेगुलेटर होता है उसको भी हम इस तरह से घुमाते हैं जब हैं तो वह रेजिस्टेंस को वेरी करा देता है। जब रेजिस्टेंस को वेरी करा देता है तो जितना हमें ज़रूरत होती है उसी पर ले जा करके हम फिक्स कर देते हैं और हमारा जो पंखा है वह उसी स्पीड में चलता है, क्योंकि बस कुल मिला करके वो वोल्टेज को ड्रॉप करा देता है। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जितनी ज़रूरत है पंखे को उतनी वोल्टेज की ज़रूरत है, उतना ही वोल्टेज जाता है, और उससे क्या होता है कि जब वोल्टेज कम जाएगा तो पंखा हमारा धीरे धीरे चलने लगेगा। अब आप जब फुल कर देते हैं, 5 पे कर देते हैं, तो क्या होता है बीच का कोई रेजिस्टेंस बचता ही नहीं है, मतलब ये जो है लास्ट में आकर के यहाँ पहुँच जाता है। ये जो तार यहाँ पे है ना वो यहाँ पे आके पहुँच जाता है। यहाँ पे पहुँचने की वजह से रेजिस्टेंस देखिए फेस आया, सीधे फेस मिल गया, बीच का जो पूरा रेजिस्टेंस है वो बाईपास हो जाता है और पूरा का पूरा वोल्टेज पंखे को मिल जाता है और पंखा हमारा चलने लगता है। तो जो हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध होता है, देखिए वायर वाउंड, वाउंड मतलब होता है वाइंडिंग, जहाँ पर वायर की क्वाइलिंग की गई है वह प्रतिरोध जो होता है उसको हम वायर बाउंड प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कहीं पर भी हमें, जैसे कि कहीं पर किसी पंखे को या किसी चीज़ को नियंत्रित करना है, वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है कार्बन प्रतिरोध। अब कार्बन प्रतिरोध क्या होता है इसको अभी आइए समझ लेते हैं कि शुद्ध कार्बन, जो शुद्ध कार्बन होता है उसमें अलग अलग तरह की अशुद्धियां मिला करके कार्बन प्रतिरोध बनाया जाता है। जो कार्बन प्रतिरोध होता है वह शुद्ध कार्बन का नहीं होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, उनको मिला करके कार्बन प्रतिरोध बनाया जाता है। इसका मान जो होता है वह 1 ओम से लेकर के मेगा ओम में होता है, मतलब हमें जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार हम अलग अलग मान का जो कार्बन प्रतिरोध है हम उसका उपयोग करते हैं। अधिक करंट निकलने से यह बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और जल भी सकता है, जल भी जाता है, इसलिए इसमें से उतनी ही करंट का फ्लो कराएं जितना ज़रूरत हो या इसकी जो कैपेसिटी हो उतना ही इसके अंदर फ्लो कराएं। और एक बात इसके अंदर यह भी होती है कि गर्म होने पर, जब भी यह गर्म होगा तो इसका जो मान है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वह बदल जाती है। मतलब अगर आपने मान लीजिए 1 ओम का लगाया है और यदि यह हीट हो गया तो हो सकता है यह 4 ओम के बराबर उपयोग होने लगे या आधा ओम के बराबर भी उपयोग होने लगे, ठीक है। तो ज़रूरत, मतलब यह गर्म अगर हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वह हट जाती है, बदल जाती है इसकी जो वैल्यू होती है। इसीलिए इसको कम करंट वाली सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब बात यह आती है कि यह जो कार्बन का प्रतिरोध होता है इसको हम पहचानेंगे कैसे कि यह कितने ओम का हमारा प्रतिरोध है।
तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पट्टियां होती हैं, अभी आगे आप समझेंगे। इस तरह से पट्टियां होती हैं। इन पट्टियों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पट्टियां होती हैं, इन पट्टियों से कैलकुलेट करके, इन पट्टियों की कुछ वैल्यू होती है, इन पट्टियों से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा जो कार्बन का प्रतिरोध है वह कितने ओम का है। इसको मैक्सिमम रूप से इलेक्ट्रॉनिक की सर्किटों में हम इसका उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसमें कम करंट का ही फ्लो कराएं, ज़्यादा करंट का ना फ्लो कराएं, तो जो फिर तो केवल इलेक्ट्रॉनिक ही ऐसा बचता है। क्योंकि जो हमारा सिंपल इलेक्ट्रिकल है वह तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज का होता है, मिनिमम से मिनिमम वह 110 वोल्ट से तो नीचे आता ही नहीं है, और साधारण रूप से तो हम 220 वोल्ट ही यूज करते हैं। तो या तो तुरंत ख़राब हो जाएगा हमारा। लेकिन क्या करते हैं हम कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में इसका उपयोग हम करते हैं। उससे क्या होगा कि इसमें करंट बहुत कम वोल्टेज भी बहुत कम जाएगा और करंट भी बहुत कम जाएगा। तो इसलिए यह जो है हमारा बना रहता है। मैक्सिमम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह होते हैं उनमें इसका उपयोग करते हैं, या जो पंखे के रेगुलेटर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होते हैं, मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ पर डिजाइन हो रही है वहाँ पर ही हम इस कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। या जैसे हमारा CFL बल्ब होता है, उस पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। उसके अंदर जब आप खोलेंगे ढक्कन को ना, तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ दिखेगी जो हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है। उसके बाद अगला जो हमारा आता है थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर क्या होता है, देखिए थर्मिस्टर इस शब्द में कुछ मतलब इनको अगर हम अलग अलग करें तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्म, इसमें देखिए थर्म एक शब्द का उपयोग किया गया है। थर्म का मतलब होता है गर्मी। मतलब यह बात तो क्लियर हो गई ना कि यह गर्मी वाले जगह पर, जहां पर जो तापमान होता है उस पर इसका रिलेशन होता है, उसी से इसका संबंध होता है। मतलब इस प्रकार ये वे प्रतिरोध होते हैं जिनका मान तापमान पर निर्भर करता है। मतलब अगर तापमान बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, अगर तापमान घटता है तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इनको भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इनका भी उपयोग करते हैं। अब आइए इन जितनी चीज़ों को हमने पढ़ा है, इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपका पूरा का पूरा नोट्स बन के तैयार हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा रजिस्टर, आप हेडिंग डाल लें। रजिस्टर एक स्थिर मान का स्थायी प्रतिरोध है जिसका प्रयोग विद्युत सर्किट में करंट को नियंत्रित करने के लिए हम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि केवल और केवल इसका काम यही होता है कि करंट को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या करंट फ्लो होने के दौरान पैदा हुई गर्मी को सहन करने के योग्य होता है। ये रजिस्टर यूरिका, नाइक्रोम, टंगस्टन के बनाए जाते हैं। अगला है रेओस्टेट। यह अस्थायी प्रतिरोध है। इसका मान हम आवश्यकता अनुसार संपर्क बिंदु को आगे और पीछे करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह करंट के कारण पैदा हुई गर्मी को सहन करने की क्षमता रखता है। मतलब रजिस्टर भी में यही चीज़ होती है कि करंट के कारण जो गर्मी पैदा होती है उसको सहन करने की क्षमता होती है, और इसमें भी वही चीज़ होती है कि करंट के कारण जो भी गर्मी उत्पन्न होती है उसको सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है, जो हमारा रेओस्टेट होता है। उसके बाद है पोटेंशियल डिवाइडर। जब कोई प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको हम पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। मतलब किसी सर्किट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी, मान लीजिए बल्ब यहाँ पे लगाया गया है और इसमें 220 वोल्ट सप्लाई जा रही है, तो हमें उस बल्ब को जलाने के लिए हमें ज़रूरत कितनी है, 40 वोल्ट की। तो वहाँ पर क्या है, हम एक बीच में रेजिस्टेंस डाल देंगे, जिससे क्या होगा, वो वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा। बहुत बार आपने देखा होगा पहले, काफ़ी साल पहले, कि जैसे, या गाँव में भी आजकल भी होता है कि जब कहीं पर भी होता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाता है, एकदम से वोल्टेज बहुत हाई आ जाता है, तो बल्ब हमारे सारे फ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बीच में एक डायोड डाल देते हैं। तो वही डायोड जो होता है हमारा एक पोटेंशियल डिवाइडर काम कर देता है। वो क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करा देता है, जिससे उतनी ही वोल्टेज जाती है हमारे, जिससे कि हमारा बल्ब सुरक्षित रहे। मतलब हाई वोल्टेज आने पर वो डायोड हमारा ख़राब हो जाए, बल्ब हमारा बच जाए। क्योंकि जो हमारा डायोड होता है उसकी कीमत तो बहुत कम होती है, 1 आध रुपये होती है, लेकिन बल्ब हमारा थोड़ा महंगा आता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं।
अगला है वायर बाउंड प्रतिरोध। विद्युत के कार्यों में इसका प्रयोग बहुत होता है। टंगस्टन अर्धचालक के तारों से इसे बनाया जाता है। इसका प्रयोग मोटर, जनरेटर के रेगुलेटर, पंखा का रेगुलेटर के प्रतिरोध में प्रयोग किया जाता है, जो हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। उसके बाद कार्बन प्रतिरोध, आगे आप इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। कार्बन प्रतिरोध, शुद्ध कार्बन में अलग अलग तरह की व अलग अलग मात्रा में अशुद्धियां मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। इनका मान 1 ओम से लेकर के मेगा ओम, कई मेगा ओम तक होते हैं। अधिक करंट निकलने से ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल भी सकते हैं। गर्म होने पर इनका मान बदल जाता है, इसीलिए ये कम करंट की सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं। इनका मान इन पर बनी पट्टियों द्वारा पता चलता है। आगे आप इसको कैलकुलेट करके भी निकालना सीखेंगे। तो इस पर एक पट्टियाँ बनी होती है, उसी से हम निकालते हैं। इनको फैन, रेगुलेटर, CFL आदि के सर्किटों में, मतलब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में ही इसका उपयोग किया जाता है। थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर शब्द जो है थर्म का अर्थ होता है गर्मी से होता है। इस प्रकार ये वे प्रतिरोध होते हैं जिनका मान तापमान पर निर्भर करता है। अधिक तापमान पर इनका मान कम हो जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में प्रयोग किया जाता है। मतलब अधिक जब तापमान होगा तो इसका मान कम हो जाएगा, और जब तापमान कम होगा तो इसका मान अधिक हो जाएगा। मतलब ये उल्टा काम करता है। तो इस तरह से थर्मिस्टर, कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध, पोटेंशियल डिवाइडर और रेओस्टेट और रजिस्टर, इतने सारे टॉपिकों को हमने इस वीडियो में चर्चा किया, समझा डिटेल से। अगली वीडियो में हम LDR, VDR और यह जो मैंने अभी आपको कार्बन प्रतिरोध है इसका मान मतलब कैसे निकालते हैं हम, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अगला भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने बताई है, पढ़ाई है, समझाई है आप लोगों को, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।